हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नगर पालिका अधिनियम 2009 का चैप्टर 2 की धारा 21 से हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हम धारा 20 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ ये जो चैप्टर है धारा 3 से धारा 50 तक है, जिसका हम धारा 21 से हम यहाँ पर शुरू करेंगे। चैप्टर 2 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ म्यूनसिपैलिटी की। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं धारा 21, जो कि बताती है कि सदस्य होने के लिए व्यक्ति की अर्हता क्या होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि योग्यता होनी चाहिए। ये एक रैपिड रिवीजन है, यहाँ हम लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं। तो अपनी बुक साथ में लेके बैठिए और ध्यान से देखते जाइए। देखिए, सबसे पहले बताया है इसमें कि अर्हता क्या होनी चाहिए। तो निवास से के बारे में बताया है कि नगर पालिका के किसी भी वार्ड का वह निर्वाचक होना चाहिए। ठीक है, नगर पालिका के किसी भी वार्ड का निर्वाचक हो, ये बताया गया है। फिर आरक्षित सीटों के बारे में क्या कहा है कि किसी भी आरक्षित स्थान पर, मतलब SC ST OBC या महिला पर संबंधित वर्ग का ही उम्मीदवार होना चाहिए। ठीक है, उम्र क्या बताइए, 21 वर्ष से कम की आयु का ना हो। और एक अन्य शर्तों में बताया गया कि उसके यहाँ स्वच्छ शौचालय होना चाहिए और परिवार के सदस्य खुले में शौच नहीं जाते हों। तो ये सारी बातें इसमें कही गई है। ठीक है, तो धारा 21 में सदस्य होने के लिए अर्हता क्या है, योग्य व्यक्ति कौन माना जाएगा, जो कि नगर पालिका के किसी भी वार्ड का निर्वाचक हो। जो निवास है उसका वहाँ पर नगर पालिका के किसी भी वार्ड का वह निर्वाचक होना चाहिए। ठीक है, आरक्षित स्थान जैसे SC ST OBC और महिला पर वह संबंधित वर्ग का ही उम्मीदवार हो। उम्र उसकी एज है वह 21 साल से कम का नहीं होना चाहिए, यानी मिनिमम एज बताइए सदस्य होने के लिए 21 साल। और अन्य शर्तों में स्वच्छ शौचालय होना चाहिए और परिवार के सदस्य खुले में शौच नहीं जाते हों। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें धारा 21 का की बात की गई है। देखिए, 21A जिसको बोला जाता है। इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें। देखिए, एक्सप्लेनेशन में सैनिटरी टॉयलेट या स्वच्छ शौचालय किसको कहा गया है, ए वाटर सील्ड टॉयलेट सिस्टम और सेटअप सराउंडेड बाई 3 वॉल्स, ए डोर एंड अ रूट। मतलब स्वच्छ शौचालय किसको बताया गया है, जिसमें 3 तरफ दीवारें हों और एक दरवाज़ा हो और छत होनी चाहिए, छत से गिरी हुई कोई जलबंद जिसमें जल की व्यवस्था हो, ऐसी शौचालय प्रणाली सैनिटरी टॉयलेट है। और मेंबर ऑफ फैमिली में क्या बताया गया है, देखिए पति पत्नी मतलब स्पाउज, उस पर्सन के स्पाउज होने चाहिए, बच्चे चिल्ड्रन और उसके पेरेंट्स, ये परिवार के सदस्य माने गए हैं इसमें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 21A, ये दोनों एक्सप्लेनेशन पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 21A। 21A में क्या बताया गया है कि कुछ स्थानों पर निर्वाचन के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो क्या है। ठीक है, तो देखिए राज्य सरकार द्वारा क्या होगा, नगर पालिका के कुछ स्थानों पर जो राज्य सरकार के खुद के द्वारा विहित है, उन कुछ स्थानों पर अन्य पात्रता, ये जो सारी पात्रता है उनके साथ ही आयु सीमा 21 साल से 35 वर्ष तक होगी। ठीक है, अन्य पात्रता के साथ ही आयु सीमा कितनी होगी, 21 साल से 35 साल होगी। परंतु इसमें एक प्रोवाइजो दिया गया है। प्रोवाइजो में क्या कहा गया है, देखिए कि निम्नलिखित से अधिक सीटें विशेष योग्यता के तहत आरक्षित नहीं की जा सकती। जैसे ST SC OBC या महिला, ST SC OBC और जो वुमन है उनकी जो रिजर्व सीट है वो सीटें कितनी है, 2 से अधिक नहीं होंगी, अर्थात 2 सीट होंगी। जो कुछ ऐसे स्थान जहाँ पर विशेष योग्यता की ज़रूरत है वहाँ पे एक तो आयु सीमा 21 से 35 वर्ष होगी, अन्य पात्रता तो है ही, आयु सीमा 21 से 35 वर्ष। ST SC OBC और वुमन की सीट 2 से अधिक नहीं होंगी। ठीक है, जहाँ पे ST SC OBC या महिला की संख्या 3 से कम हो, देखो मैं नॉर्मल बात क्या की गई है, ST SC OBC और वुमन की सीट 2 से अधिक नहीं होंगी, अर्थात 2 सीट होंगी। और जहाँ पर ST SC OBC या वुमन 3 से कम है वहाँ पर केवल 1 सीट होगी। ठीक है, केवल 1 सीट होगी। जहाँ अनारक्षित अनरिजर्व्ड सीट जो 5 से कम है तो वहाँ ऐसी केवल 1 सीट होगी। ठीक है, अनरिजर्व्ड सीट अगर 5 से कम है तो वहाँ पर कितनी होंगी, 1 ही सीट। और जहाँ अनारक्षित सीट यानी अनरिजर्व्ड सीट 5 से अधिक होगी वहाँ प्रत्येक ब्लॉक से 1 सीट होगी। ठीक है, मतलब अगर 5 से अधिक सीट है, अनरिजर्व्ड सीट 5 से अधिक है
तो ऐसे में कुल सीटें तो 5 होगी और वह प्रत्येक ब्लॉक से 1 सीट होगी। देखिए जैसे 5 से अधिक है तो 5 पर तो 1 सीट होगी, ठीक है। 10 है तो 2 सीट होगी और 15 है तो सीट होगी, परंतु अधिकतम सीटें कितनी होंगी? 5 सीट होगी। समझ आया क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अनरिजर्व्ड सीट, अनरिजर्व्ड सीट 5 से अधिक है, अनरिजर्व्ड 5 से अधिक, तो प्रत्येक ब्लॉक से 1 सीट होगी वहाँ पर, और कुल 5 सीटों से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 5 से अधिक में 5 से अधिक है तो 1 सीट हो जाएगी, अगर 10 से अधिक है तो 2 सीट हो जाएगी, और 15 से अधिक है तो 3 सीट हो जाएगी, पर अधिकतम कितनी होगी? 5 सीट होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये आप रीड करेंगे एक बार, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, और वैसे भी आपका रिवीजन चल रहा है ये, तो इसमें तो आपको समझ आ ही गया होगा। देखिए धारा 22 क्या कहती है। धारा 22 बताती है कि एक रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा बार पर चुनाव नहीं लड़ सकता। क्या बात की गई है कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा बारों में चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बारों से चुनाव लड़ने का हकदार नहीं होगा, ठीक है। और फिर देखिए अगर किसी व्यक्ति ने एक से अधिक बारों के लिए नामांकन दाखिल किया है तो अपना नामांकन उम्मीदवारी वापस लेने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को शाम 3 बजे से पहले नोटिस देगा। क्या बात की गई है? अगर वैसे तो देखो हकदार ही नहीं है कोई व्यक्ति एक से अधिक बारों पर चुनाव नहीं लड़ सकता एक साथ, और यदि किसी ने नामांकन दाखिल कर दिया एक से अधिक बारों के लिए तो नामांकन उम्मीदवारी उसको वापस लेनी पड़ेगी। तो जो अंतिम तारीख होगी, निर्धारित जो अंतिम तारीख है उसको शाम 3 PM से पहले उसको नोटिस देगा, ठीक है, कि मुझे अपनी नामांकन वापस लेना है, नामांकन उम्मीदवारी एक जगह से। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो क्या समझा जाएगा कि उसने सभी स्थानों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, मतलब वो किसी भी स्थान से अब चुनाव नहीं लड़ सकता, एक बार में एक ही जगह से चुनाव लड़ेगा। अगर एक से ज़्यादा जगहों पर उसने डाल दिया है अपना नामांकन तो उसको जो अंतिम तारीख है उसमें 3 बजे से पहले वो नोटिस देगा कि मुझे ये उम्मीदवारी एक जगह से वापस लेनी है। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ऐसा माना जाएगा कि उसने सभी स्थानों से उम्मीदवारी वापस ले ली, मतलब उसको चुनाव लड़ने का हक ही नहीं मिलेगा, उसको अधिकार नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे धारा 23 जो कि क्या बात करती है? यानों, ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बंधन यानी रोक की बात करती है, ठीक है। मतलब रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूज ऑफ व्हीकल्स, लाउड स्पीकर्स, इनकी बात करती है हमारी धारा 23। देखिए नगर पालिका के निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, ठीक है, ध्यान से सुनना, नगर पालिका के निर्वाचन के लिए जो अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी उस तारीख से निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया तक किसी भी उम्मीदवार या उसके द्वारा कोई एजेंट ऑथराइज किया जाता है यानी कोई अभिकर्ता द्वारा, ठीक है, कोई ध्वनि विस्तारकों, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि के प्रदर्शन पर राज्य निर्वाचन आयोग युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। कौन लगा सकता है? राज्य निर्वाचन आयोग। क्या कह रहे हैं कि नगर पालिका जिस दिन से निर्वाचन की अधिसूचना प्रकाशन करती है कि निर्वाचन किया जाएगा, ठीक है, उसके दिन से संपूर्ण प्रक्रिया तक कोई भी उम्मीदवार या उसके द्वारा ऑथराइज कोई एजेंट कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करेगा, होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स, कटआउट आदि का, ठीक है। और कौन प्रतिबंध लगा सकता है? राज्य निर्वाचन आयोग लगा सकता है। और वर्तमान में इसमें पेनल्टी कितनी बताइए? 5,000 रुपये की, ठीक है, ये बता देती हूँ मैं आपको। देखिए अगर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिरोपित किसी का भी निबंधनों में से किसी का भी उल्लंघन करता है तो वह 5,000 रुपये तक का उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो 5,000 रुपये का वर्तमान में उसको देना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए उल्लंघन करने पर आगे देखते हैं इसमें क्या लिख रहा है, 6 वर्ष तक। अब अगर उसने उल्लंघन किया है इन नियमों का तो 5,000 रुपये का जुर्माना तो देना ही देना। 6 वर्ष तक उसको नगर पालिका सदस्य चुने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 6 वर्ष तक उसको नगर पालिका सदस्य के रूप में नहीं चुना जाएगा, ठीक है। और ये संशोधन कब किया गया है? 20 मार्च 2020 का संशोधन है ये, 2020 में 20 मार्च 2020 का संशोधन है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात कही गई है, वो क्या है कि
जो अपराध का संज्ञान होगा, मतलब अगर ऐसा कोई ऑफेंस किया है उसका कॉग्निजेंस लेना है, तो कोर्ट खुद कॉग्निजेंस नहीं लेगी, मजिस्ट्रेट खुद नहीं लेगा। अगर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी शिकायत करता है तो ही न्यायालय के द्वारा कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लिया जाएगा, अन्यथा न्यायालय अपने मतलब स्यू मोटो अपने स्वविवेक से संज्ञान नहीं लेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 24 सदस्यों के लिए साधारण निर्भरताएं क्या हैं। ठीक है, तो देखिए धारा 24 क्या कहती है कि सदस्यों के लिए जनरल डिस्क्वालिफिकेशन क्या बताई गई है। तो देखिए सक्षम न्यायालय के द्वारा 6 माह या अधिक के कारावास से दंडित है। ठीक है, परंतु कारावास से मुक्त होने की तारीख से 6 वर्ष बाद निर्हरित नहीं होगा। क्या कह रहे हैं कि यदि किसी सक्षम न्यायालय ने 6 माह के कारावास से या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया है तो वह यह उसकी निर्भरता मानी जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वह सदस्य बनने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या कहा गया है कि जो कारावास उसका पूर्ण हो गया, कारावास से वह मुक्त हो गया, उस तारीख से 6 वर्ष के बाद वह निर्हरित नहीं होगा, मतलब वह योग्य हो जाएगा सदस्य बनने के लिए। तो इसमें क्या याद रखना है आपको, सेक्शन 24 में 6 महीना और 6 वर्ष। ठीक है, 6 महीने और 6 वर्ष आपको दोनों बात याद रखनी है इसमें। तो देखिए सक्षम न्यायालय द्वारा 6 महीने या अधिक के कारावास से यदि दंडित है तो वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन 6 वर्ष के बाद, कारावास से मुक्त होने की तारीख से 6 वर्ष के बाद वह डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, न्यायालय में ऐसा मामला विचाराधीन हो, अगर कोई मामला चल रहा है न्यायालय में उस व्यक्ति का जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा हो सकती है। ठीक है, ऐसा कोई मामला जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा हो सकती है, तब भी उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जिसमें नगर पालिका की संपत्ति का गबन हो या निधि का गबन किया गया हो, मतलब न्यायालय ने कोई ऐसे केस में उसको दोषी ठहरा दिया उस व्यक्ति को। केस क्या है कि उसने नगर पालिका की किसी संपत्ति का या निधि का गबन किया है, तब भी वह सदस्य बनने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ठीक है, अब देखिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के तहत अगर उसको सज़ा मिली है, क्या है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के तहत उसको सज़ा मिली है। आगे देखो, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 110 के तहत कोई आदेश निकला है उसके खिलाफ। ठीक है, सीआरपीसी की धारा 110 के तहत। आगे है केंद्रीय, राज्य या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी सेवा से दुर्व्यवहार के कारण हटा दिया गया हो। यदि उसने कोई केंद्र के कोई प्राधिकारी या राज्य के प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन कोई सेवा की में दुर्व्यवहार किया है उसने, और इस वजह से उसको हटा दिया गया है वहाँ सेवा से, तब भी वह सदस्य बनने के योग्य नहीं होगा। ठीक है, कोई इल्लीगल उसने कोई व्यापार किया है, ऐसा व्यापार जो वैध नहीं हो, इल्लीगल हो, तब भी उसको वह सदस्य बनने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। 27 नवंबर 1995 के पश्चात 2 से अधिक संतानें यदि उसके रही हैं, ठीक है, 2 से अधिक संतानें रही हैं 27 नवंबर 1995 के बाद से। अगर 27 नवंबर 1995 के पहले है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 27 नवंबर 1995 के बाद से है तो वह डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। आगे देखिए, धारा 35 या 41 के अधीन निर्हरित हो, मतलब कि डिस्क्वालीफाई हो धारा 35 या 41 के अधीन। ठीक है, और यदि वह नगर पालिका की जो प्रधान शक्ति है या व्यवस्था के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण करता हो, दिवालिया हो अथवा विकृत चित्त घोषित कर दिया गया हो, इस अधिनियम में यथा उपबंधित प्रावधान को छोड़कर, देखिए यथा उपबंधित प्रावधान को छोड़कर किसी नगर पालिका की ओर से जारी किसी संविदा में स्वयं या किसी अन्य के द्वारा किसी प्रकार का हिस्सा रखता हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि उसको डिस्क्वालीफाई करती है। आगे देखेंगे हम धारा 25। इसमें बताया गया है कि मतदान का अधिकार, ठीक है, मतदान का अधिकार मतलब कि किस किस को मतदान का अधिकार है। तो देखिए, जो वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है, मतलब पंजीकृत है, उसको वार्ड में मत देने का हकदार होगा वह आदमी।
तो मतदान के अधिकार में क्या बताया गया कि जिसने बाढ़ की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, पंजीकरण करवा रखा है, उसे वार्ड में मत देने का अधिकार होगा। अब देखिए कौन व्यक्ति मत नहीं दे सकता, आपको ये देखना है। तो धारा 14 में जिसको अयोग्य ठहराया गया है, ठीक है, धारा 14 में जिसको अयोग्य ठहराया गया है वह मत नहीं दे सकता। तो मैं एक बार आपको बताऊं, देखो धारा 14 किस चीज़ की बात करती है? डिस्क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन एन इलेक्टोरल रोल, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रेशन की निर्भरताएं, ठीक है। तो धारा 14 में जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया वह व्यक्ति मत नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्डों में मत देता है तो समस्त वार्डों का मत शून्य हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने एक से ज़्यादा वार्डों में मत दे दिया तो सारे उसके जो मत हैं वह 0 मान लिए जाएंगे। एक ही वार्ड में एक से ज़्यादा मत नहीं देगा। और कारागार या दंड आदेश के अधीन व्यक्ति, यानी जिसको जेल की सज़ा हो गई है या कोई न्यायालय के द्वारा कोई दंडादेश जिसका आ गया है वह भी मत नहीं दे सकता। आगे देखिए, इसमें एक नोट बताती हूँ आपको कि जो कारागार वाली अयोग्यता है निवारक निरोध में लागू नहीं होती है, ठीक है। यानी जो जेल में व्यक्ति है वह अयोग्यता निवारक निरोध में नहीं है, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसमें धारा 26 देखेंगे। इसकी एक बार हम धारा 26 पर ही आ जाइए। मैनर ऑफ वोटिंग एंड इलेक्शन, निर्वाचन में मत देने की रीति क्या होगी? तो देखिए मत पत्र के माध्यम से, पहली बात तो, ठीक है, मत पत्र के माध्यम से वोट जैसा विधि द्वारा विहित किया जाए, ठीक है। देखिए वोट शैल बी गिवन बाय बैलेट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। कोई निर्वाचक एक से अधिक उम्मीदवारों को मत देता है तो मत शून्य मानकर नामंजूर किए जाएंगे। अच्छा, प्रॉक्सी के द्वारा कोई मत नहीं लिया जाएगा, मतलब कोई भी मत परोक्षी के माध्यम से कि कोई नहीं आया उसकी जगह दूसरा व्यक्ति दे दिया, ऐसा मत नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और बैलेट के माध्यम से, यानी मत पत्र के माध्यम से दिए जाएंगे। और यदि एक से अधिक उम्मीदवारों को मत देता है तो मत शून्य मान लिए जाएंगे, नामंजूर कर दिए जाएंगे। और मतदान मशीन यानी ईवीएम से मत दिए जाएंगे, ठीक है, मतदान मशीन ईवीएम से मत दिए जाएंगे। अब हम देखेंगे इसमें क्या बताया था, वोटिंग मशीन की एक्सप्लेनेशन बताई गई है, इसको मैं आपको समझाती हूँ एक बार। देखिए मतदान मशीन से विपरीत क्या है? मत देने या अभिलिखित करने के लिए प्रयुक्त कोई मशीन या साधित्र, चाहे वे इलेक्ट्रॉनिक द्वारा या अन्यथा प्रचलित हो। और इस अधिनियम में बनाए गए नियमों में मत पेटी या मत पत्र के प्रति किसी निर्देश का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत कहीं भी मतदान मशीन का किसी निर्वाचन में प्रयोग होता हो। देखिए इंग्लिश में, एनी मशीन और अपैरेटस वेदर ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिकली और अदर, या तो इलेक्ट्रॉनिकली यूज किया जाए या अदरवाइज यूज किया जाए फॉर गिविंग और रिकॉर्डिंग ऑफ वोट्स, वोट्स की रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। और एनी रेफरेंस टू बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर, ठीक है, अगर कोई रेफरेंस इसमें बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर का है तो उससे रिलेटेड हो। किस चीज़ों को छोड़ते हुए? वोटिंग मशीन वेयर सच वोटिंग मशीन इज यूज्ड इन एनी इलेक्शन में यूज करने वाली मशीन के अलावा कोई और मशीन इसमें नहीं आएगी। तो ये एक जनरल चीज़ थी समझने के लिए, और कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे सेक्शन 27, उसमें क्या बताया गया है, कैजुअल वैकेंसी हाउ टू बी फिल्ड, मतलब कि जो कैजुअल वैकेंसी है यानी आकस्मिक अगर कोई रिक्ति हो जाती है तो उसको कैसे भरा जाए, ठीक है। तो देखिए आकस्मिक रिक्ति यथाशीघ्र उपनिर्वाचन से भरी जाएगी। पहली बात ध्यान रखना, यथाशीघ्र भरी जाएगी और उपनिर्वाचन से भरी जाएगी, ठीक है। 6 माह में भरी जाएगी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है इसमें। देखिए जैसे बोलते हैं ना कि 6 माह के अंदर पद भरा जाना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है सदस्यों में कि 6 माह में भरी जाएगी। नवनिर्वाचित सदस्य शेष कार्यकाल के लिए होगा। जो भी जैसे उपनिर्वाचन करवाया गया तो जो भी सदस्यों का सदस्य निर्वाचित किए गए हैं वह जो बचा हुआ शेष कार्यकाल है उसी के लिए होंगे। और जैसे 5 वर्ष पूरे हो गए उसमें 2 वर्ष शेष है तो नया सदस्य सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही होगा, 5 वर्ष के लिए नहीं होगा, ठीक है। यदि कोई रिजर्व्ड सीट से अगर कोई वैकेंसी हुई है, कैजुअल वैकेंसी कहाँ से हुई है? रिजर्व्ड सीट से, मतलब एससी है, ओबीसी है, वुमन वाली सीट से कोई रिक्ति हुई है तो जो पुनः निर्वाचन होगा ना वो भी उस आरक्षित वर्ग से ही होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर नगर पालिका की पदावधि में 6 माह से कम का समय बचा हो तो राज्य सरकार क्या निर्वाचन देगी कि रिक्ति को अगले सामान्य निर्वाचन तक ना भरा जाए। देखिए 6 माह
से भी कम समय बच रहा है, ठीक है। सीट खाली हो गई, अब 6 माह भी बचे नहीं हैं, तो ऐसे में उपनिर्वाचन नहीं करवाया जाएगा। ऐसे में जब आगे आने वाला जो सामान्य निर्वाचन होगा तभी उस रिक्ति को भरा जाएगा, तब तक वह सीट खाली रख ली जाएगी। आगे देखो, आकस्मिक रिक्ति को 6 माह में भरा जाना आवश्यक है, ठीक है। केवल यह लिखा गया है यथाशीघ्र भरा जाए। क्या बात की गई, देखो क्या जो इसमें लिखा हुआ नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ। इसमें क्या बात कही है, देखिए कि जो आकस्मिक रिक्ति है ना, उसके लिए बोला है कि यथाशीघ्र उपनिर्वाचन से भरी जाए, ठीक है। लेकिन आकस्मिक रिक्ति को 6 महीने के अंदर अंदर भरा जाना आवश्यक होता है, ठीक है। इस धारा में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम 28, मतलब निर्वाचन अपराध की, ठीक है। निर्वाचन अपराध यानी इलेक्टोरल ऑफेंसेस की सेक्शन 28 में ये बात की गई है। देखिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में वर्णित निर्वाचन अपराध, तो इसमें कौन कौन सी जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसमें अपराध वर्णित किए गए हैं, उनकी धारा बताइए। 125, 126, 127, 127 का 128, 129, 130, 131, 132, 132 का 133, 134, 134 का 134 खा, 135, 135 का 135 खा, 135 गा और 136। तो देखिए एक साथ ही दिए गए हैं 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको कि 125 से 136, और साथ में आप अलग से एक ये बना लीजिए इसमें, जैसे 127 का मतलब 127 ए लिख लो या का लिख लो, ठीक है। फिर 132 का ए, फिर 134 ए और बी लिख लो साथ में, 134 ए बी और 135 ए बी सी। इस तरीके से आपको ये धाराएं याद हो जाएंगी। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में वर्णित कौन से अपराध हैं, 125 से लेके 136 तक, धारा 125 से 136 तक, और 127 में ए, 132 का ए, 134 का ए बी, 135 का ए बी सी, ठीक है। 127 का ए, 132 का ए, 134 का ए बी और 135 का ए बी सी। इस तरीके से आपको निर्वाचन अपराध याद रखने हैं। निर्वाचन के समय अपने नाम निर्देशन पत्र, शपथ पत्र, घोषणा और कथन में यदि कोई मिथ्या घोषणा करता है या कोई सूचना छुपाता है तो 6 माह के कारावास, 6 माह का उसको कारावास होगा अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा, ठीक है। कब जोड़ा गया है, 20 मार्च 2020 को ये बात जोड़ी गई है। क्या बात कही है कि अगर अपने नाम निर्देशन में यदि कोई नाम निर्देशन का पत्र है, शपथ पत्र, एफिडेविट वगैरह भरते हैं, डिक्लेरेशन होता है उसमें, घोषणा कथन, उसमें कोई मिथ्या घोषणा की है या कोई सूचना छुपाई है तो उसको वो दंड दिया जाएगा 6 माह का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों। और ये प्रावधान 20 मार्च 2020 को जोड़ा गया है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 29 जिसमें बात की गई है भ्रष्ट आचरण की, ठीक है। सेक्शन 29 में क्या बात की गई है, भ्रष्ट आचरण की। तो भ्रष्ट आचरण में क्या बताया गया है, देखिए कि उम्मीदवार जो भी निर्वाचन के लिए उम्मीदवार है या उसका कोई एजेंट है, अभिकर्ता है या कोई अन्य व्यक्ति द्वारा भ्रष्ट आचरण का आशय क्या होगा, किसी व्यक्ति को रिश्वत देना, प्रलोभन देना, ठीक है, परितोषण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देना। फर्स्ट बात क्या है कि रिश्वत देना, प्रलोभन देना, परितोषण धन के रूप में या अन्य रूप में, प्रत्यक्ष दो या अप्रत्यक्ष दो, ठीक है। इंग्लिश में आपको बताऊँ, ब्राइबरी साइड में ही लिखा हुआ है, देख लीजिए। ब्राइबरी देना डेट इज टू से गिफ्ट, मतलब ब्राइबरी डायरेक्ट पैसे देने की बात नहीं है। अगर कई लोग जैसे घर में फ्रिज पहुंचा रहे हैं, वॉशिंग मशीन पहुंचा रहे हैं, तो गिफ्ट देना, ऑफर, प्रॉमिस बाई ए कैंडिडेट और इज एजेंट, ठीक है, और बाई एनी अदर पर्सन ऑफ एनी ग्रेटिफिकेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। किसी उम्मीदवार द्वारा धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर वोट मांगना, ठीक है, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर वोट मांग रहा है कोई, या फिर धर्म के आधार पर या दैवीय शक्ति के आधार पर
वोट मांगना, कोई धर्म के आधार पर या दैवी शक्ति के आधार पर वोट मांगता है, या सामाजिक बहिष्कार की धमकी देता है कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो आपको इस समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, हम आपके समाज के हैं, तो सामाजिक बहिष्कार की धमकी देकर वोट मांगना, सती प्रथा को गौरवान्वित करना या उसके कर्म का प्रचार करना, अर्थात सती के आधार पर वोट मांगना। ठीक है, यदि कोई सती के आधार पर वोट मांगता है, सती प्रथा को गौरवान्वित करता है, उसके कर्म का प्रचार करता है, वोटर्स को मतदान केंद्र पर वाहन द्वारा ले जाना, अगर वोटर्स हैं, वोट देने वाले हैं, उनको वाहन के द्वारा वहाँ ले जा रहे हैं, है ना, जिससे कि वो आपको वोट दें, तो ये भी भ्रष्ट आचरण में माना जाएगा। कोई भी ऐसा व्यय करना जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन हो, कोई भी ऐसा व्यय करना जो कि ये जो एक्ट है उसके अधीन जो भी नियम है उनका उल्लंघन कर रहा है, तो वह भी माना नहीं जाएगा, मतलब वो भी भ्रष्ट आचरण में आएगा। नेक्स्ट देखिए, उम्मीदवार द्वारा राजपत्रित अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों, पुलिस, सशस्त्र बलों का दुरुपयोग करना। ठीक है, जो गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और जो आर्म्ड ऑफिसर्स हैं, पुलिस, सशस्त्र बलों का, आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनका अगर कोई दुरुपयोग करता है तो वह भी भ्रष्ट आचरण में आएगा। लोक नीति की घोषणा, क्या अगर हम बन गए तो हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ये जो लोक नीति की घोषणा है ना, वह हस्तक्षेप नहीं समझा जाएगा, अर्थात घोषणा पत्र भ्रष्ट आचरण में नहीं माना जाएगा। ठीक है, लोक नीति की जो घोषणा की जाती है उसको नहीं माना जाएगा इसमें भ्रष्ट आचरण में। तो देखो क्या क्या चीज़ आ गई, किसी व्यक्ति को कोई रिश्वत देना, गिफ्ट्स वगैरह देना, प्रलोभन देना, कोई धन या अन्य रूप में परितोषण देना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर वोट मांगना, धर्म के आधार पर या दैवीय शक्ति के आधार पर वोट मांगना, सामाजिक बहिष्कार की धमकी देकर वोट मांगना, सती प्रथा को गौरवान्वित करना, उसके कर्म का प्रचार करना, अर्थात सती के आधार पर वोट मांगना। ठीक है, वोटर्स को मतदान केंद्र पर वाहन के द्वारा ले जाना, ऐसा कोई भी जो नियमों का उल्लंघन करता हो, ऐसा कोई भी उनके ऊपर ऐसा कोई भी खर्चा करना जो इस एक्ट के नियमों का उल्लंघन करता हो। उम्मीदवार द्वारा राजपत्रित अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और पुलिस, सशस्त्र बलों का दुरुपयोग करना, ये सब भ्रष्टाचरण में माने जाएंगे। क्या चीज़ भ्रष्टाचरण में नहीं मानी जाएगी? लोक नीति की घोषणा, हस्तक्षेप नहीं समझा जाएगा, यानी घोषणा पत्र जो दिया जाता है ना, घोषणा पत्र सुनाया जाता है, वह भ्रष्टाचरण नहीं है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं धारा 30 की। देखिए धारा 30 क्या बात करती है, जो ज्यूरिसडिक्शन की बात करती है, सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन इलेक्टोरल मैटर्स में। ठीक है, तो निर्वाचन संबंधी मामलों का सिविल न्यायालय की आधिकारिता से बाहर होना। तो देखिए जो वार्डों का परिसीमन है, निर्वाचन नामावली आदि के किसी भी प्रश्न को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या है, निर्वाचन संबंधी मामले हैं, उनका सिविल न्यायालय का जो ज्यूरिसडिक्शन है उससे बाहर है, मतलब सिविल कोर्ट्स का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है निर्वाचन संबंधी मामलों में। जैसे वार्डों का परिसीमन करना, डिलिमिटेशन करना, निर्वाचन नामावली, है ना, आदि कोई भी ऐसा प्रश्न है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। चुनाव के बाद जा सकता है न्यायालय में, लेकिन उस टाइम पे चुनौती नहीं दी जा सकती। चुनाव से पहले कोर्ट में नहीं जा सकते, केवल जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी राज्य सरकार है, वही सर्वे सर्वा मानी जाएगी। ठीक है, राज्य सरकार ही सुप्रीम मानी जाएगी, कोर्ट में नहीं जा सकते चुनाव से पहले, चुनाव के बाद जाया जा सकता है, ये हमारी धारा 30 कहती है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो करेंगे जिसमें हम धारा 31 से रैपिड रिवीजन करेंगे। थैंक यू।